श्री वीरेंद्र शाह जी, श्री सचिन कुंडू जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, कंवर सिंह चोकर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। खास तौर से मेरे पंजाबी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं तो आदि पंजाबी हूँ, इसीलिए लड़ती हूँ। इसीलिए आपने कहा कि ईदी के समय में लड़ी, क्योंकि मुझ में वो पंजाब का भी वो जज्बा है और आप सबका भी जज्बा है। देखिए, ये महाभारत की धरती है, यहाँ से हमें भगवत गीता की सीख मिली। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की सीख मिली। अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने की सीख मिली। यहाँ चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, हर जगह हरियाणा के लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आज इस धरती पे खड़ी हूँ और मुझे गर्व है कि आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, ये देश किसानों का देश है। इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। आजादी की लड़ाई से, बल्कि उससे पहले से, आजादी की लड़ाई से भी सैकड़ों वर्ष पहले से इस देश का किसान इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं। आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं, इस पूरे देश को आप खिलाते हैं। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई। इस देश की आत्मनिर्भरता का श्रेय इंदिरा जी के साथ इस देश के एक एक किसान को मिलता है। जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए। वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपकी कमर टूट जाती, जिससे आपकी कमाई खत्म हो जाती, इस देश का किसान झुक जाता। इसीलिए आपने आंदोलन किया। लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे। इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा।
हर देशवासी के दिल में आपके लिए हमदर्दी जागी। आपके लिए कोई पानी लाया, कोई खाना लाया, कोई आपके साथ आकर बैठा। मुझे याद है जितेंद्र जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे। लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की। आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। मुझे याद है आपने जिक्र किया दीपेंद्र जी, मुझे याद है यूपी में एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। ताज्जुब की बात यह है भाई और बहनों, हमारी राजनीतिक सभ्यता हमें इंदिरा जी ने सिखाई थी कि जहां कष्ट है, जहां संकट है, सबसे पहले वहां पहुंचो। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, बहुत बड़ी आंधी भी थी उस दिन, बारिश आ रही थी। हमने कहा हम जाएंगे, उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे, चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। हम किसी न किसी तरह से निकल गए। पूरी रात हम पुलिस से भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक उंगली नहीं उठाई जिसने ऐसा किया था। हम पूरी रात के लिए पुलिस से इधर उधर भागते हुए लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो 4 बजे थे सुबह के, हमें गिरफ्तार कर लिया। दीपेंद्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ने हमको घेरा और हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि हमें रोकने की कोशिश हो रही थी, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं। तो ये सरकार की मंशा आपको बताता है, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जब हम पहुंचे 3-4 दिन बाद उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए, तो उनका दुख, उनका दर्द हमें समझ में आया। वो आंदोलन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, जिस तरह से आपने यहां दिल्ली में किया। उनको बेरहमी से कुचला गया। उनके परिवार के सदस्य रो रहे थे, दुखी थे, न्याय चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं होता, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं दीदी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई हमारे दर्द को समझ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बात स्पष्ट हुई है इन 10 सालों में, तो ये बात स्पष्ट हुई है कि मोदी जी इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश की गरीब महिलाओं, इस देश के नौजवानों का दर्द नहीं समझते। वो कट चुके हैं आपसे। इस चुनाव में उसी मंत्री को टिकट दिया है जिसके बेटे ने उन किसानों को कुचल डाला। वो आज चुनाव लड़ रहा है। ये परिस्थितियां हो गई हैं हमारे देश की। आज परिस्थितियां ये है कि जितनी भी इनकी नीतियां बनती हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। अगर दर्द किसी का समझ रहे हैं तो अपने खरबपति दोस्तों का दर्द समझ रहे हैं, जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं। लेकिन मोदी जी हमारे सरकारी बैंकों से उनको 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करते हैं। आज देश का किसान कर्ज क्यों लेता है भाई और बहनों?
उसके पास लाखों हजारों रुपए पहले से है, चलो और थोड़े से बना दिए। आज देश का किसान कर्ज लेता है अगर उसकी बेटी की शादी होती है। किसान कर्ज तब लेता है जब खेतों पे नुकसान हो गया, भुगतान नहीं मिल रहा, फिर से उपज उगानी है, अपने बच्चों के पेट में खाना डालना है। किसान तब कर्ज लेता है जब अपने नौजवान बच्चों को शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है और पैसे नहीं है क्योंकि कमाई नहीं है। और इन लोगों के पास इस देश के किसान के लिए 1 रुपया नहीं है। जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं, कहते हैं अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े खरबपतियों के कैसे माफ किए अगर आपके लिए 1 रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जगह जगह ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कर्ज लिया, वापस नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं देश के किसान। और मोदी जी के पास न उनके लिए समय है, न उनके लिए 1 पैसा उनके कर्ज को माफ करने के लिए। ये परिस्थितियां बनी हैं। आज परिस्थितियां इनकी नीतियों द्वारा ऐसी बन गई हैं कि किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी डाल रखा है, हर सामान को महंगा कर रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी बात होती है, सिर्फ आपको कभी नहीं मिलती। आपके सामने आते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज तक आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। आप कर्ज उठाते हैं, कर्ज माफ नहीं होता। आपको खाद नहीं मिलती, सरकारी वितरण केंद्र तमाम बंद पड़े हैं देश भर में। आपको प्राइवेट में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। तो परिस्थितियां क्या हैं? आप खेती से कमा ही नहीं पा रहे हैं। आपको अगले दिन के लिए क्या इंतजाम करना है, कैसे करना है, यही पता नहीं है। किस तरह से आप जी रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। सरकार की सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। हिमाचल के किसानों को देखिए, देश का सबसे बढ़िया सेब उगाते थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी आज तय कर रहे हैं कि सेब कितने पे बिकेगा, कितने पे खरीदा जाएगा। जो बाहर से सेब आ रहा है उस पे टैक्स कम लग रहा है और अब जीएसटी दे के हिमाचल के किसान पिस रहे हैं, उनका सेब महंगा हो गया है। ग्राहक जब जाता है सेब खरीदने के लिए तो अमेरिकन सेब खरीदता है। अडानी जी जब जी चाहे सेब खरीदते हैं, जब जी चाहे सेब का दाम तय कर देते हैं। तो आज हिमाचल के सेब का किसान पिस रहा है। ये एक प्रदेश में नहीं भाइयों और बहनों, सारे प्रदेशों में इनकी यही नीति है। किसानों को पिसने दो, गरीबी के दलदल में रहने दो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ना है, बस यही इनकी चिंता रहती है। और ये परिस्थितियां बना दी है इन्होंने आज कि आज महंगाई की वजह से सिर्फ किसान नहीं, आम आदमी, मिडिल क्लास का, मेरी बहनें, सब परेशान है। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, मेरी बहनें दुकान जाती हैं 5 चीजों को खरीदने के लिए 3 चीज छोड़ आती हैं। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, घर में मरम्मत करनी है, पानी आ रहा है छत से, उसके लिए भी घबराहट होती है। सोचती है चलिए बाल्टी डाल देते हैं, चला लेंगे, ऐसा ही कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रोज आप सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आपकी सुनवाई तक नहीं है। आज कुछ भी खरीदने जाएं, मिट्टी का तेल, चीनी, आटा, सब्जी, कुछ भी खरीदने जाएं, पेट्रोल, डीजल, सब महंगा हो गया है। कोई गुजारा ही नहीं कर पा रहा है। कैसे जी रहे हैं समझ में ही नहीं आता। और वहां आप टीवी चलाते हैं, ये मीडिया वाले, माफ करिए, लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े खरबपति इन कंपनियों के मालिक हैं। आपको क्या दिखता है टीवी पे? आपको दिखते हैं मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर साफ सुथरे कुर्ते में, एक धूल का दाग नहीं है, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है, चमक रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
सरहद पे जाकर इस देश के लिए कुर्बान होने की तैयारी करता है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, और मैं जानती हूं कि हरियाणा के गांव-गांव में भी सुबह सुबह 3-4 बजे वर्जिश करते हुए, दौड़ लगाते हुए बच्चों को, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ, उनकी आशाओं का क्या हुआ? आप तो 4 साल बाद अपनी उम्मीद लाके उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं जो सेना में भर्ती करने की उम्मीद रखते हैं। बच्चे रोते रोते आते हैं हमारे पास। मैं राहुल जी के साथ यात्रा कर रही थी मुंबई में, एक बच्चा आया, जीप पे चढ़ गया, रोने लग गया। हमने कहा क्या हुआ? बोला दीदी 3 बार मैं भर्ती का कर चुका हूँ, सारी परिश्रम की है, सूची में नाम भी आ गया, अब पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ। तो मैंने कहा तुम्हारा मन क्या है? कहता है मन नहीं है दीदी, डर लगता है, मैं जाऊंगा भी तो 4 साल बाद मेरा क्या होगा, और मैं चले गया, मैं शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा मेरे परिवार को। रोने लग गया, कहा मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर लिए, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। उस बच्चे की आंखों में वो जज्बा दिखा मुझे, वो शहादत का जज्बा, वो जज्बा कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन देश की रक्षा करूंगा। लेकिन उसको ये घबराहट थी कि अगर मैं कर भी डालूं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। आज बेरोजगारी चरम पे है और मोदी जी अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। बेरोजगारी चरम पे है, 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं इस देश में आज। कभी ऐसा नहीं हुआ बहनों और भाइयों। मोदी जी कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैंने 10 सालों में वो कर दिया जो इन्होंने 70 साल में नहीं किया। हाँ, 10 सालों में इन्होंने बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। करने के लिए एक स्कीम नहीं दी है आपको। जहां से आपको रोजगार मिलता था वो सारे साधन बंद कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं आज बताइए, किसको सौंप दी गई हैं? बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी गई हैं, उनकी सारी सब्सिडी सौंप दी गई है। देश का कोयला, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया। 16 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा उनको मांग। और आपको कौन पूछ रहा है? इस देश के किसान को कौन पूछ रहा है? इस देश के मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है? छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, बड़े सरकारी कारोबारों से तो मिलता ही था जिनको ये ठप कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारों से भी मिलता था। यही जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, यहाँ पानीपत का जो हैंडलूम है, जो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था, यहाँ का छोटा छोटा कारीगर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, जो यहाँ से कालीन तौलियों का काम करता है, इनका क्या हुआ? आप नोटबंदी लाए, आपने देश को कह दिया कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्त हो तुम, ठीक है, सब खड़े हो गए। जिन्होंने बचाया था थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? छोटे कारोबारों का हुआ। नुकसान हुआ, आपने झेल लिया कि चलो देशभक्ति है, मोदी जी कह रहे काला धन वापस आ जाएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया, कोई पैसे आपके खातों में नहीं गए, लेकिन आपके बिजनेसों का नुकसान हुआ। उसके बाद क्या लाते हैं? एक नया तोहफा आपके लिए, जैसे नौजवानों के लिए अग्निवीर का तोहफा, आपके लिए जीएसटी का तोहफा। आपको जीएसटी के कैलकुलेशन के लिए ही अकाउंटेंट रखना पड़ता है, चाहे आप रख सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी काबिलियत है कि नहीं है, फिर भी रखना पड़ता है। चाहे छोटा बिजनेस है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है कि किसी न किसी तरह समझ जाए कि जीएसटी किसमें कितनी है। और आपकी कमाई कम हो रही है तो हर तरफ से आप पे आक्रमण है, किसानों पे आक्रमण है, मिडिल क्लास पर आक्रमण है, गरीबों पर आक्रमण है, महिलाओं पर आक्रमण है। बड़ी बड़ी बातें फिर से मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण
कौन सा आरक्षण जो 10 सालों के लिए लागू नहीं होगा? और ये टीवी वाले, मीडिया वाले हार पहना रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं के साथ कि भैया हम आरक्षण लाए, और जब हमारी पहलवान बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, गलत काम होते हैं, तो मोदी जी कहाँ छुप जाते हैं? ओलंपिक की मेडल लाई तो मोदी जी ने चाय पे बुलाया, अपने घर बुलाया, फोटो खिंचवा दी, सारे टीवी ने दिखाया कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं होते तो हमें मेडल ही नहीं मिलता। और जब उसी महिला ने रोक कर कहा कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का हुआ? जब मैं उससे मिलने गई, जब वो धरना लगा रही थी, मैं उन लड़कियों से मिलने गई, उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने सोचा था, मैंने देश को गर्वित किया है, देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाई हूँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी, मैं आंदोलन करूंगी, तो मेरी